ये है मेरी कहानी अनकहा सच का तीसरा भाग। दीपाली ने वो अनजान लेटर अपने बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकलने लगी। वो अभी अपने मेन डोर की सीढ़ियों को पार कर ही रही थी कि माँ ने ज़ोर से छींक दिया। आच! अपनी नाक को अपने फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी से रगड़ते हुए माँ बोली, अरे दीपाली, थोड़ी देर रुक जा बेटा, जाते वक्त छींक आना अपशगुन होता है। उफ, बस अब इसी की कमी रह गई थी, दीपाली झल्लाते हुए बोली और स्कूटी स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल गई। उसने ऑफिस जाकर अपने सभी टीम मेंबर्स को अपने केबिन में बुलाया और वो लेटर दिखाया। उस लेटर पर लिखी एक लाइन को सबने एक एक बार पढ़ा। यार दीपाली, किसी ने मजाक किया होगा तेरे साथ, प्रिया ने सबका तनाव कम करते हुए बोला। कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा प्रिया, दीपाली ने कहा। कुछ देर के लिए सब लोग शांत खड़े रहे और एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद वरुण कुछ सोचते हुए बोला, गाइस क्या कहते हो, चलें क्या फिर मिथिलापुर। वरुण की बात सुनकर सबकी नज़रें उसकी ओर ऐसे घूमी मानो सबके मन में यही बात चल रही थी। दीपाली ने कहा, सब लोग रेडी हो जाओ, आज मिथिलापुर की कहानी का एंड करके ही रहूँगी मैं। लंच टाइम के बाद पूरी टीम गांव जाने के लिए रेडी हो गई और निकल पड़े सच का पता लगाने। गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगे। आखिर वो कौन होगा जिसने फैक्ट्री में आग लगाई, और हम उसको पहचानेंगे कैसे? सिर्फ इस लेटर के बेस पर हम किसी को दोषी तो नहीं बना सकते। इन सब सवालों की उधेड़-बुन में दीपाली काफ़ी उलझ चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और वो लोग गांव में एंट्री कर चुके थे। शाम होते ही अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कार की हेडलाइट्स ऑन हुई। दीपाली ने कार की विंडो के बाहर अपना माथा निकाला और गांव की हल्की सी ठंडी हवा और वहां के खेत खलिहान की सौंधी सौंधी खुशबू को महसूस करने लगी। ऐसा करने से उसके मन की उलझन थोड़ी कम हुई। कुछ देर में वो लोग मुखिया के घर के पास पहुंच गए। उसके घर के सामने ही एक लैंप पोस्ट था, तो वरुण ने कार वहीं रोक दी। दीपाली ने गाड़ी से बाहर निकलकर मुखिया को आवाज़ दी, मुखिया जी ज़रा बाहर आइए। दीपाली की आवाज़ सुनकर और सारे टीम मेंबर्स को वहाँ देखकर रूपा और बाकी के सभी लोग वहाँ आ गए और थोड़ी देर में मुखिया भी अपने हाथों को एक गमछे से पोंछता हुआ बाहर निकला। अरे आप लोग यहाँ अचानक, लगता है आप लोगों ने दोषी को ढूंढ ही लिया। दीपाली बोली, अभी तक तो नहीं, पर शायद जल्द ही वो दोषी हमारी गिरफ्त में होगा। दीपाली की बात से वहाँ खड़े सभी लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतने में रूपा बोली, मैडम जी साफ साफ बताइए ना, क्या आपने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने हमारे गांव का ये हाल किया है? रूपा के जवाब में दीपाली ने वो लेटर मुखिया को दिखाया और कहा, आज सुबह ये चिट्ठी कोई मेरे घर छोड़कर गया था। मुखिया ने वो चिट्ठी जोर से पढ़ी और हंसते हुए बोला, मैडम जी, हमें तो लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। भला कोई गांव का ही आदमी ऐसा क्यों करेगा? वहाँ खड़े लोगों की भीड़ से एक आवाज़ आई, इनको असली दोषी नहीं मिला तो ये झूठी चिट्ठी बनाकर ले आई हैं ताकि बात को दबा सकें। फिर दूसरी आवाज़ आई, बहुत चालाक होते हैं शहर के लोग। फिर तीसरी आवाज़, इनको वापस भेजो, इनसे उम्मीद लगाना ही बेकार है। सबकी बात सुनकर दीपाली को लगा उसने बिना सबूत के गांव में आकर गलती कर दी।
दीपाली और उसकी टीम के सभी लोग समझ गए थे कि उनका वहाँ जाना बहुत बड़ी भूल थी। सभी लोग वहाँ से वापस जाने की तैयारी करने ही वाले थे, तभी एक आवाज़ आई, दीपाली। दीपाली ने ध्यान से सुना कि वो आवाज़ भीड़ से नहीं आ रही थी। फिर उसने मुड़कर देखा तो लैंप पोस्ट के पीछे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के पीछे लैंप पोस्ट की रोशनी कुछ कम जा रही थी। दीपाली ने उस धुंधली सी रोशनी के पास जाकर देखा तो वहाँ गोपाल खड़ा था। दीपाली की हैरानी ने उसको सराबोर कर दिया और वो बोली, अंकल आप यहाँ? मंजिल के इतना पास आकर कहाँ जा रही हो बेटा? रुक जाओ। गोपाल ने एक उम्मीद भरी आवाज में कहा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे सभी सवालों के जवाब फैक्ट्री के पास मिलेंगे। तुम सबको लेकर वहीं आ जाओ। गोपाल ने इतना कहकर अपने पीछे आने का इशारा किया। दीपाली को अकेला उस पेड़ के पास खड़ा देखकर प्रिया ने जोर से आवाज़ लगाई, दीपाली वहाँ क्या कर रही हो? और उसने वापस चलने का इशारा किया। प्रिया की आवाज़ से दीपाली का रुख उसकी तरफ हो गया और इससे पहले कि गोपाल के बारे में प्रिया को कुछ बताती, गोपाल वहाँ नहीं था। दीपाली ने देर ना करते हुए गांव के सभी लोगों को फैक्ट्री के पास चलने को कहा, मगर उससे नाराज़ सभी लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। पर जब दीपाली ने कहा कि उसको दोषी का पता चल गया है और वो फैक्ट्री के पास छुपा हुआ है, तो सभी लोग शांत हो गए। फिर रूपा बोली, अरे आप सब लोग क्या सोच रहे हो? एक बार वहाँ चलकर देखने में कोई हर्ज तो नहीं ना? पर वहाँ भूतों का साया है। इस अंधेरी रात में हम अगर वहाँ गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। भीड़ से एक आवाज़ आई। इस पर दीपाली गुस्से से बोली, और अगर आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो अपनी बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही डर डर के गुजार देना। उसकी ये बात सुनकर सभी लोगों ने हिम्मत जुटाई और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर मुखिया ने बोला, मैडम तुम आखिर चाहती क्या हो? हम सबको क्यों भूतों के हवाले करना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तभी एक आवाज़ आती है, अपनी जान की इतनी फिक्र है तुझे मुखिया? पर गांव के लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी तुझे? सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखने लगे और मुखिया डर से चिल्लाता है, कौन है? कौन बोल रहा है? मैं वही हूँ जिसने अपने गांव के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी, पर फिर भी नहीं बचा पाया उन निर्दोष लोगों को। कुछ याद आया मुखिया? उस आवाज़ ने मुखिया की पुरानी यादों के पन्नों को एक बार फिर पलट दिया। गोपाल तू? पर तू तो मैं तो मर चुका था। यही कहना चाहता है ना? या फिर ये कहूँ कि मुझे मार दिया गया? गांव के सभी लोग इधर उधर उस आवाज़ को ढूंढ रहे थे, पर मुखिया को गोपाल अपने सामने ही दिख रहा था। अब तू सच बताएगा या मैं तुझसे सच निकलवाऊं मुखिया? गोपाल की आवाज़ में गुस्सा था। कैसा सच? क्या बोल रहा है तू? ये सब इस औरत का कोई नाटक है। मुखिया ने दीपाली की ओर इशारा करते हुए इल्ज़ाम लगाया, तू गोपाल नहीं है, कोई बहरूपिया है। गोपाल तो 5 साल पहले मर चुका है। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसको हैरानी से देखने लगे। गोपाल कैसे मरा ये नहीं बताएगा क्या तू?
गोपाल की आवाज़ और भी गर्म होने लगी। क्या बकवास है ये? तू कोई ढोंगी है? ऐसा कहते हुए मुखिया वहाँ से भागने लगा। बस वो फैक्ट्री की सीमा से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक एक और आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। कहाँ तक भागेगा तू? मुखिया का बाकी बचा हुआ होश भी खोने ही वाला था। मंजू, तू भी? गोपाल की बीवी मंजू। हाँ, मैं। अब तेरा समय खत्म हो चुका है मुखिया। अब तो सबको सच बता दे, वरना आज तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे हम। ये सब कुछ दीपाली और मुखिया को ही दिख रहा था, लेकिन बाकी लोग सिर्फ आवाज़ें ही सुन सकते थे। दीपाली को कुछ समझ आ गया था, पर पूरी बात जानने के लिए वो बोली, आखिर ये सब क्या हो रहा है मुखिया? तुम सबको सच क्यों नहीं बता देते? अगर नहीं बताओगे तो ये दोनों तुमको वैसे ही मार देंगे जैसे तुमने इन्हें मारा था। मुखिया फंस चुका था। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, मैंने मारा था गोपाल और उसकी पत्नी को। उसकी बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उस रात मेरे पास शहर से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत सारे रुपए देने का लालच दिया और बोला, फैक्ट्री को आग लगा दो। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर फिर उसने मुझे बहुत मोटी रकम देने का वादा किया, तो मैं लालची हो गया। तभी मैंने देखा गोपाल मेरे दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, वो वहाँ से भाग निकला और उसके पीछे मैं भी भागा। मुखिया की बात को काटते हुए गोपाल बोला, हाँ, मैं भागकर सीधा अपनी बीवी के पास आया और उसको तुम्हारे नापाक इरादों के बारे में बताया। फिर मैंने ललित को मंजू की गोद में थमाते हुए उसको फैक्ट्री जाने को कहा, ताकि वहाँ काम कर रहे लोगों को इस दुष्कर्म की खबर हो जाए और सभी लोग बच जाएं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने मुखिया को हाथ में खंजर लेकर हमारी तरफ आते हुए देखा और वो ललित को लेकर फैक्ट्री की ओर भागी। इतने में मंजू बोली, भागते भागते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुखिया ने गोपाल के सीने में खंजर घुसा दिया था। ये देखकर मैं बहुत डर गई और फैक्ट्री के पास ही छोटा सा कुआं बना हुआ था, उसके किनारे पर मैंने ललित को छुपा दिया और अंदर जाकर लोगों को वहां से भागने को बोला, पर मेरे आने तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक मैं सबको पूरी बात बताती, तब तक कुछ लोगों ने मिलकर फैक्ट्री को चारों तरफ से आग लगा दी थी। गांव के सभी लोगों को समझ आ गया था कि इस हत्या में मुखिया का बहुत बड़ा हाथ था। गांव के लोगों की नज़रों में अपने लिए नफरत देखकर मुखिया को कुछ समझ नहीं आया और वो बेलगाम भागने लगा। भागते हुए उसका पैर एक सूखी बेल से लिपट गया और वो फैक्ट्री के सामने वाले कुएं में जा गिरा। वो कुआं सालों से खाली था, इसलिए मुखिया की जान नहीं बच पाई। मुखिया की मौत के थोड़ी देर बाद अचानक फैक्ट्री से तेज रोशनी निकली। गांव के सभी लोग वो नज़ारा देख रहे थे, पर जो नज़ारा दीपाली देख रही थी वो शायद किसी को नहीं दिख रहा था। उस फैक्ट्री से उन बेगुनाहों की आत्माओं को मुक्ति मिल रही थी जो उस रात जलकर मर गए थे। इस सब के बाद वहाँ एक लंबा सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद रूपा ने दीपाली से पूछा, मैडम, क्या गोपाल काका और मंजू काकी चले गए? दीपाली ने गोपाल और मंजू की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रूपा, वो दोनों चले गए, पर तुम उनके बच्चे का पूरा ख्याल रखना।
ये सुनकर गोपाल और मंजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो दोनों भी वहाँ से गायब हो गए।